हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा 2019 जो कि जून की है और यह राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसके पहले हमने 2019 के दिसंबर सर्कल के पेपर को सॉल्व करा लिया है और 2020-2021 के प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने उसे न देखा हो तो आप लोग उसे ज़रूर जाके देख लीजिए, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में से जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समाचार पत्र हैं जो कि तिलक से संबंधित नहीं है। तो तिलक से संबंधित जो समाचार पत्र हैं वह हमें बतलाना है, जो तिलक द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो देखिए, केसरी और मराठा ये जो समाचार पत्र हैं ये तिलक द्वारा लिखे गए हैं, और जो सुधाकर है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, और जो हरिजन है ये महात्मा गांधी जी का। तो जो हमारा आंसर सही होगा इसमें सी और डी, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, सी और डी। देखिए, 1905 में जब ब्रिटिश शासन की बंग विभाजन की जो योजना थी उसमें तत्कालीन कांग्रेस में भूचाल ला दिया था। कांग्रेस का अनुनयन विनय की नीति से निकलकर तिलक ने इसे प्रखर राष्ट्रवादी स्वरूप दिया। इसमें अनेक पत्रों जैसे मराठा एवं केसरी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। केसरी के प्रकाशन के बाद बाल गंगाधर तिलक ने उसके स्वरूप एवं पत्रकारिता के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि केसरी निर्भयता एवं निष्पक्षता से सभी प्रश्नों की चर्चा करेगा। जो केसरी है वह निर्भयता एवं निष्पक्षता से सभी प्रश्नों की चर्चा करेगा। ब्रिटिश शासन की चापलूसी करने की जो प्रवृत्ति आज दिखाई देती है वह राष्ट्रहित में नहीं है। केसरी के लेख इसके नाम को सार्थक करने वाले होंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। और सुधाकर समाचार पत्र जो था वह अधिक आक्रामक था। जो सुधाकर समाचार पत्र था गोपाल कृष्ण गोखले जी का, वह अधिक आक्रामक था। सैनिकों द्वारा बलात्कार की शिकार हुई 2 महिलाओं ने जब आत्महत्या कर ली तो सुधारक ने भारतीयों की कड़ी भाषा में धिक्कारा था। इसमें उसे धिक्कारा गया था, जिसमें देखिए लिखा गया था कि तुम्हें धिक्कार है जो अपनी माता बहनों पर होता हुआ अत्याचार चुप्पी साध कर देख रहे हैं। इतने निष्क्रिय भाव से तो पशु भी अत्याचार सहन नहीं करते। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की बुक जो सुधारक है, पत्रिका सुधारक में लिखा गया था, कोटेशन थी। अगला क्वेश्चन है कि नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य जो है वह मुख्यतः आधारित हैं। तो देखिए, जो हमारा आंसर इसमें सही होगा, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। नारीवादी क्या तर्क देते हैं? नारीवादी जो हैं वह तर्क देते हैं कि जो महिला मूल्य हैं वह मुख्यतः आधारित हैं कि प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। देखिए, नारीवादियों का तर्क है कि जो महिला मूल्य है वह मुख्यतः प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है, और नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्त्रियां संपूर्ण समाज को स्वस्थ विकास की राह दिखा सकती हैं। स्त्रियां जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम भी कर सकती हैं और शारीरिक श्रम में भी विश्वास करती हैं। देखिए, एक थिंकर है अरमेलियो इराहार्ट जो थिंकर है, उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को पुरुषों की तरह असंभव करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब वे असफल हों उनकी असफलता दूसरों के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह कोटेशन है अरमेलियो इराहार्ट की। अगला प्रश्न है, देखिए अगला हमारा प्रश्न जो है कि किसने कहा है कि जो मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। यह कथन किसका है कि जो मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। लगाने का क्या मतलब है कि वे वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह कथन है जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल ने कहा था। देखिए, जे.एस. मिल के अनुसार कहा गया कि जो मानव का विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। और जो मिल हैं उनके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होती है। मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होती है। समाज की प्रगति ज्ञान के विकास पर निर्भर है। ज्ञान का विकास वही हो पाता है जहाँ चर्चा की स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद हो। सामाजिक नीति में सूझबूझ तभी आ सकती है जब वर्तमान समस्याओं की आलोचना करने या अलोकप्रिय मत प्रस्तुत करने पर कोई पाबंदी न हो।
किसी मत की अभिव्यक्ति को रोकने से न केवल उस व्यक्ति पर अत्याचार होगा जिसे चुप करा दिया गया है, बल्कि पूरा मानव जाति को उसके लाभ से वंचित करना वर्तमान पीढ़ी को भी, आगामी पीढ़ियों को भी नुकसान होगा। ये कथन था जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जे.एस. मिल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है, उसके आधार पर हमें आंसर देना है। देखिए अभिकथन क्या कहता है, तो अभिकथन कहता है कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्टि करता है। जो मैकियावेली का दर्शन है वह साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। और जो कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि द प्रिंस का मुख्य ध्येय है राज्य की एकता एवं अखंडता लाना। द प्रिंस का मुख्य ध्येय है राज्य की एकता एवं अखंडता लाना। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें ए सही होगा। मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए जो अभिकथन ए में क्या दिया गया है कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्टि करता है। जो मैकियावेली का दर्शन है वह साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। देखिए जो मैकियावेली के चिंतन का यह अर्थ लगाया जाता है कि जो राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है, परंतु उसे कायम रखने के लिए छल की जरूरत होती है। तो मैकियावेली ने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों के प्रयोग की भी बात की है और उसे क्षमा करने योग्य ठहराया है। और कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि द प्रिंस का मुख्य ध्येय है राज्य की एकता में अखंडता लाना। तो देखिए जो द प्रिंस इनकी पुस्तक है उसके अंतर्गत मैकियावेली ने क्या लिखा है कि जो शासन का कार्य प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है कि कोई तुम्हें हानि न पहुंचा पाए और ऐसा कोई कारण भी न हो जिससे वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे। उसने घोषणा की कि राजनीति का सर्वोच्च लक्ष्य सार्वजनिक उपयोगिता है, अर्थात इसका सरोकार समुदाय की सुरक्षा और कल्याण से होना चाहिए। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन ए सही होता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है। तो जो मेल नहीं है उसे जैसे जो करेक्ट जो मैच नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए जो इसमें हमारा आंसर होगा, देखिए फेबियनवाद। तो फेबियनवाद संबंधित है शांतिपूर्ण परिवर्तन से। श्रेणी समाजवाद बात करता है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व से। श्रमिक संघवाद जो है वह ट्रेड यूनियनवाद की बात करता है। तो देखिए जो चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन की बात नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 सी होगा, ऑप्शन 4। यानी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह एक राजनीतिक दर्शन है जो बाजार की समाजवादी सहभागिता या विकेंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक संसाधनों के आत्म प्रबंधन और लोकतांत्रिक प्रबंधन पर जोर देने के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के साथ राजनीतिक लोकतंत्र की वकालत करता है। तो हमारा आंसर सही होता है, ऑप्शन 4 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो देखिए नव मार्क्सवाद से जो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 रोजा लग्जमबर्ग। जो रोजा लग्जमबर्ग हैं ये मार्क्सवाद से संबंधित हैं। इन्होंने अपनी सैद्धांतिक कृति द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इनकी बुक का नाम है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, में पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी की थी रोजा लग्जमबर्ग में। और जो जुर्गेन हैबरमास है, एरिक फ्रॉम है, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, ये समकालीन मार्क्सवाद के व्याख्याकार हैं। इनके साथ साथ देखिए हखाइमर हैं, थियोडोरो एडोर्नो हैं, लुई अल्थ्यूजर हैं और सात्रे हैं, जुर्गेन हैबरमास हैं। ये लोग जो हैं वह नव मार्क्सवाद के व्याख्याकार हैं। जुर्गेन हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम और जो रोजा लग्जमबर्ग जो हैं ये मार्क्सवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 हमें सही होगा क्योंकि हमें क्या बतलाना था, जो नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य की निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न से किससे संबंधित है। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना, यह किससे संबंधित है, ये हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी पेरेटो का इष्टतम यानी ऑप्टिमैलिटी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत का यह कथन है
सिद्धांत से ये संबंधित है कि निकृष्ट बनाए बिना, किसी को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना, ये संबंधित है पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत से। तो हमारा सही होता है ऑप्शन फर्स्ट। देखिए जो पेरेटो है उनका इष्टतम का सिद्धांत किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाने की बात करता है। और पेरेटो मानक किसी अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक अवस्थाओं की उनकी क्षमता, उनकी दक्षताओं के संदर्भ में तुलना करने अथवा श्रेणीबद्ध करने की तकनीकी है। अगर आप मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था की दो अवस्थाएं हैं, अवस्था ए और अवस्था बी। अगर दो अवस्थाएं हैं किसी अर्थव्यवस्था की, तो पहली अवस्था ए में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ओर अधिक विपन्न बनाए बिना, पहली व्यवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक विपन्न बनाए बिना बिना संपन्न बनाया जा सकता है। दूसरी अवस्था बी में किसी व्यक्ति को विपन्न बनाए बिना किसी दूसरे को संपन्न बनाना संभव नहीं होता। इसका अर्थ है कि अवस्था बी में संसाधन आवंटन यानी वितरण, जो संसाधन वितरण है उसका अनुकूलतम, जो इष्टतम है उसका अर्थ होता है अनुकूल होता है। जबकि अवस्था ए में संसाधनों के पुनरावंटन के लिए संभावना रहती है। अतः अवस्था बी जो है वह पेरेटो के अनुकूल स्थिति में है और अवस्था ए से अधिक प्रभावी होता है। देखिए पेरेटो के मानक में हित कल्याण को बढ़ता है अथवा घटता हुआ कहा जाता है। यदि एक भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुए बिना संपन्न होता है तब वितरण की बात आती है। तो किसी भी आर्थिक पुनर्गठन को सामाजिक हित को बढ़ाने वाला कहा जाता है यदि कुछ व्यक्तियों का हित अन्य के हितों में किसी कमी के बिना बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी किसी को निकृष्ट बनाए बिना उसे कुछ को उत्कृष्ट बनाना, यह संबंधित है पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत से। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है एकीकृत मानववाद का अर्थ है। एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है तो वह हमें बतलाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो देखिए एकीकृत मानववाद का अर्थ जो अगर हम इससे लगा सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बतलाना है। तो एकीकृत मानववाद का अर्थ है मानव जीवन का अलग नहीं है। जो एकीकृत मानववाद है वह मानव जीवन से अलग नहीं है। और सेकंड कथन हमारा है कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है। तो एकीकृत मानववाद का अर्थ व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है और व्यक्ति की जो आवश्यक एकता है, व्यक्ति की एकता जो है वह आवश्यक है। तो ये भी सही है एकीकृत मानववाद के अर्थ में। और जो फोर्थ दिया गया है कि राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, तो ये संबंधित नहीं है एकीकृत मानववाद के, ये एकीकृत मानववाद से संबंधित नहीं है। बाकी मानव जीवन से अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है और व्यक्ति की आवश्यक एकता है। तो ये तीनों कथन ए बी सी और हमारे सही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए फर्स्ट सही होगा कि ए बी सी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है गांधी विश्वास करते थे। तो गांधी विश्वास करते थे, हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 4। गांधी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। साधन और साध्य जो हैं वो दोनों न्याय संगत होना चाहिए, ये गांधी जी के विश्वास था। देखिए गांधी विश्वास करते थे कि साध्य और साधन दोनों न्याय संगत होने चाहिए, जबकि जो मैकियावेली थे वे उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा करने योग्य मानते थे। तो ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। गांधी जो विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कथन और कारण दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो अभी कथन ये कहता है कि गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। गांधी जी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति क्या है तो मृत्युजाल है। और कारण कहता है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिकता का रंग ले सकती है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए किस प्रकार ये सही हो रहा है। देखिए गांधी जी के अनुसार जो राजनीति धर्म से विहीन है, देखिए गांधी जी के अनुसार जो राजनीति है वह धर्म से विहीन है, वह मृत्युजाल के तुल्य है और आत्मा को पतन के गर्त में धकेलती है। दूसरे शब्दों में वे नीति शास्त्र को राजनीति तथा अर्थशास्त्र से भी ऊंचा स्थान देते हैं। जो महात्मा गांधी हैं वे नीति शास्त्र को राजनीति तथा अर्थशास्त्र से भी ऊंचा स्थान देते हैं तथा उनकी दृष्टि में राजनीति वहीं तक वरेण्य थी जहाँ तक वह नैतिकता की कसौटी पर खरी उतरती थी, अन्यथा उससे किनारा कर लेना चाहिए राजनीति से। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वह सही व्याख्या करती है ए की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों को चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका था? अंग्रेज जो है वह सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय से ही स्वतंत्र होते हैं। तो यह कथन था रूसो का। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। देखिए रूसो के अनुसार अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही वे स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सूचियाँ दी गई हैं और हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है विलंबित पूंजीवाद। जो विलंबित पूंजीवाद है उसके समर्थक है फ्रेडरिक। देखिए जो विलंबित पूंजीवाद है वह संबंधित है फ्रेडरिक जेमिन्सन से। फ्रेडरिक जेमिन्सन से संबंधित है विलंबित पूंजीवाद। विखंडनवाद, तो विखंडनवाद की बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा। महान वृत्तांतों का अंत, तो महान वृत्तांतों का अंत जो है वह संबंधित है ल्यूटार्ड से। और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना, तो ज्ञान और जो शक्ति की संकल्पना है वह दी है मिशेल फुकोल्ट ने। तो देखिए विलंबित पूंजीवाद की बात करते हैं फ्रेडरिक जेमिन्सन। विखंडनवाद की बात करते हैं जैक्स डेरिडा। महान वृत्तांतों का अंत की बात किए हैं ल्यूटार्ड। और ज्ञान एवं शक्ति की जो संकल्पना है वह दी है मिशेल फुकोल्ट ने। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन फर्स्ट वाला। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? जो पंडिता रमाबाई थी उन्हें किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4 यानी संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? कौटिल्य द्वारा जो राज्य के मंडल सिद्धांत दिया गया है उसकी कितनी प्रकृतियां हैं? तो हमारा जो आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन 4 यानी 72 जो प्रकृतियां हैं मंडल सिद्धांत की कौटिल्य के। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत की 72 प्रकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसकी है? तो देखिए साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वह है रेचल कार्सन की। रेचल कार्सन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वह है रेचल कार्सन की। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? तो देखिए कार्ल मार्क्स जो थे वह उनको किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें से होगा ऑप्शन 4। देखिए जो कार्ल मार्क्स थे वह 1800 उनका जो जन्म काल है जीवन काल है 1818 से 83 तक है। और ये प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे। मार्क्स का जन्म पश्चिमी प्रुसिया में 1818 में यहूदी माता पिता से हुआ था। ये निर्वासित व्यक्ति के रूप में लंदन में बसने के बाद वहीं से 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात इनको कहीं की नागरिकता प्राप्त नहीं थी, तो उन्हें कहीं की नागरिक नहीं कहा जा सकता था। तो हमारा आंसर इसमें से ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 4। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स। ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स जो बुक है वह है फ्रांज फैनन की। फ्रांज फैनन की बुक है ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं हैं जो मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? तो देखिए जो मोहम्मद इकबाल से संबंधित पत्रिका है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें जो विकल्प दिए गए थे वे गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। एनटीए ने इसे डिलीट कर दिया है। देखिए जो मोहम्मद इकबाल थे वे अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, इनकी देखिए जो मोहम्मद इकबाल है इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, द मिशन ऑफ इस्लाम, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया, जबूर आजम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगाना सुत्त है। तो अगाना सुत्त क्या है? तो देखिए अगाना सुत्त है, हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी जो अगाना सुत्त है वह दीघा निकाय का 27वां सुत्त है। अगाना सुत्त दीघा निकाय का 27वां सुत्त है। देखिए अगाना सुत्त दीघा निकाय का 27वां सुत्त है और दिघ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। दिघ निकाय में कुल 34 सूत्र दिए हैं, मतलब 34 सूत्र दिए हैं। दिघ निकाय 3 वर्गों में विभक्त है। जो दिघ निकाय है वह तीन वर्गों में विभक्त है। पहला है
सिलक्तवग्ग, दूसरा है महावग्ग और तीसरा है पथिकवग्ग। सिलक्तवग्ग, महावग्ग और पथिकवग्ग, ये तीन निकायों में विभक्त है अगाना सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी, तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। जयप्रकाश नारायण की जो आत्मकथा है उसे लिखा था रामवृक्ष बेनीपुरी ने। देखिए, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का अग्रणी प्रवक्ता माना जाता है। इन्होंने राजनीति के आर्थिक आधार पर विशेष बल दिया। इनकी प्रसिद्ध कृति जो बुक है वह है टूवर्ड्स स्ट्रगल, यानी संघर्ष की ओर, जो कि प्रकाशित हुई थी 1946 में। इसके अनुसार कहा गया है कि समाजवाद सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का विस्तृत सिद्धांत है। इसका प्रेरणा स्रोत जो है वह समानता की धारणा है। तो जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रॉस के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के इस विचार का प्रवाह है। जो रॉस का सिद्धांत है उसमें न्याय निष्पक्षता के विचार प्रवाह हैं। तो इसमें जो होगा, देखिए हमारा आंसर जो होगा इसमें से होगा फर्स्ट, यानी व्यक्ति से। रॉस के सिद्धांत में जो न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है वह व्यक्ति से है। रॉस ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है, और जिसमें उन्होंने कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव से भी अपरिचित रहने दिया जाए, तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे। इस काल्पनिक स्थिति को रॉस ने मूल स्थिति की संज्ञा दी है। ऐसी स्थिति में वे लोग परस्पर सहमति जो है उस नियम को स्वीकार करते हैं, और उन्होंने विश्वव्यापी आधार पर न्याय का नियम माना जा सकता है। इस नियम को विश्वव्यापी आधार पर न्याय का नियम माना जा सकता है रॉस के अनुसार। तो रॉस के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह व्यक्ति से होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही होता है, व्यक्ति से। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य जो है वह समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। तो हमारा आंसर सी होता है ऑप्शन 2, माओ जेडोंग ने कहा है कि जो राजनीतिक कार्य है वह समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। देखिए, जो माओ सेतुंग द्वारा यह कहा गया है, और माओ ने अंतर्विरोध के नियम के रूप में, जो माओ सेतुंग थे या माओ जेडोंग थे, इन्होंने अंतर्विरोध के नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार सही नीति का निर्माण गलत नीति के साथ संघर्ष करके होता है, अतः विरोध और संघर्ष समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 2, यानी माओ जेडोंग कहते हैं कि जो राजनीतिक कार्य है वह समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। निम्न में से कौन एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। तो देखिए, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान, ये उत्तर आधुनिकता की बात करता है। समग्रता का विखंडन की भी बात उत्तर आधुनिकता में की गई है, और महानता को सामान्य बनाने की बात भी उत्तर आधुनिकता में की गई है। और चौथा है कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति, तो ऐतिहासिक प्रवृत्ति की बात जो है वह इसमें नहीं की गई है। तो उत्तर आधुनिकता में ऐतिहासिक प्रवृत्ति की बात नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन 4 ही सही होता है, ऑप्शन 4, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। देखिए, उत्तर आधुनिकता के संबंध में संगत जो विचार हैं वह है ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान होता है, समग्रता का विखंडन किया जाता है, और महानता को सामान्य बनाना इसका महत्वपूर्ण विचार है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस विचारक के विचार में देखा गया है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2, यानी प्लेटो के विचार में। प्लेटो के विचार में प्रथम बार द्वंद्व